थायराइड है, अब ये तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, ये वाला जो हम लोग सुनते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा कॉमनली सब लोग बात करते हैं इस बारे में। बट ये थायराइड की बीमारी है क्या? थायराइड के हार्मोन्स हमारे शरीर में क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं और क्यों जब दवाई शुरू करते हैं ये ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है? ये सारी जानकारी ये वीडियो में मैं आज सिंपल शब्दों में बताने वाली हूँ, तो आखिर तक बने रहिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जो जानकारी है वो आसान भाषा में सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी आपको। अब मान लो हमारा ये जो शरीर है ये एक मशीन है। अब कोई भी मशीन में कुछ पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिना वो मशीन काम ही नहीं करती है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में हम लोग एंडोक्राइनल सिस्टम का भी नाम ले सकते हैं। अब एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, ऐसी कुछ ग्लैंड्स होती है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज होते हैं, जिनको मेडिकल टर्म्स में हार्मोन कहा जाता है। अब ऐसे ही एंडोक्राइनल ग्लैंड के एक ग्रुप में थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे नेक के बीचों बीच होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये वाली ग्लैंड है वो हमारी बॉडी के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं इसमें कारगर साबित होता है। जैसे हार्ट का जो बीटिंग करने का एबिलिटी होता है, हमारे अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी थायराइड कुछ हद तक करता है। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं वो कार्ब्स का क्या करना है, प्रोटीन्स का क्या करना है, इसका भी थायराइड देख लेती है। इसका फंक्शन भी थायराइड के अंडर होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ये थायराइड कंट्रोल करता है। बट थायराइड के हार्मोन्स, जिसको T3 और T4 कहा जाता है, ये ऐसे ही रिलीज नहीं होते हैं। इसको रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी से ऑर्डर आना बहुत आवश्यक होता है। अब पिट्यूटरी एक ग्लैंड होता है, ये हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच नीचे सिचुएटेड होता है। अब यहाँ से TSH रिलीज होता है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब स्टिम्युलेट मतलब स्टिम्युलेट करेगा, ये रिलीज होने के बाद थायराइड को स्टिम्युलेट करेगा, ये बताने के लिए कि भाई T3 और T4 रिलीज करो और आगे की कार्रवाई शुरू करो। अब T3 T4 को जब रिलीज करने का ऑर्डर मिलता है तो वो बस सिर्फ बढ़ाते ही नहीं रहता है। जब बॉडी के अंदर T3 T4 नॉर्मलाइज हो जाते हैं या फिर भरपूर मात्रा में हो जाते हैं, फिर से उसको नेगेटिव सिग्नल जाता है कि अभी भाई बस करो, बहुत हो गया, अभी कम करो। तो वहाँ से सिग्नल कम होता है और T3 और T4 का निकलना थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये जो साइकिल है जो थायराइड को कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी, थायराइड और थायराइड हार्मोन का जो मैकेनिज्म है, ये डिस्टर्ब होने के बाद दो प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये हमें सुना है कि हाइपोथायराइड होता है और हाइपर थायराइड होता है। अब हम लोग जब टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम लोग 3 कंपोनेंट्स देखते हैं, T3, T4 और TSH। अगर TSH बढ़ के आता है तो यहाँ पे डायग्नोसिस होता है आपको थायराइड, हाइपोथायराइड हुआ है। अब हाइपोथायराइड का मतलब क्या है और हाइपर थायराइड का मतलब क्या है, ये हम जानेंगे। अब पहले देखेंगे हाइपर थायराइड क्या है। हाइपर थायराइड का मतलब क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड्स है उससे जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स, इसका प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है और एबनॉर्मली उसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ गया है। अब ये जो बढ़ जाता है तो हमने देखा जैसे थायराइड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ना क्या होता है, ये फंक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब फंक्शंस बढ़ने का एक एक साइन क्या है, जैसे हार्ट रेट का बढ़ना, भूख ज़्यादा लगना, वेट लॉस होना और बहुत ज़्यादा पैनिक, एंग्जाइटी और रेस्टलेस रहना। इसी का ऑपोजिट होता है हाइपोथायराइडिज्म। जब टेस्ट हम लोग करते हैं तो TSH बढ़ के आता है। अब ये चेन का हम लोग लॉजिकली अगर सोचें तो T3 और T4 से TSH का लेवल ज़्यादा आता है। इसी का मतलब है थायराइड से निकलने वाले जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये बहुत स्लोली और बहुत कम मात्रा में रिलीज हो रहे हैं। अब ये ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई TSH बढ़ाओ, क्योंकि हार्मोन्स तो रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो TSH बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद थायराइड को एक पुश की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो इसीलिए TSH बढ़ के आता है। अब जब TSH बढ़ेगा पर थायराइड हार्मोन्स तो कम निकल रहे, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा तो स्लगिशनेस आएगा, डलनेस आएगा, डिप्रेशन होगा, पेशेंट का वेट गेन होगा, भूख नहीं लगेगी, बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स होंगे। कोई भी मशीन को क्या ज़रूरत होती है उसकी हम लोग देखभाल करें, और हमारा शरीर भी एक मशीन है, हमने जो देखा है। तो मशीन को ठीक करने के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, आप खुद ही आंसर कर पाओगे कि हम लोग अगर अच्छा हेल्दी खाना खाएं तो हेल्दी खाना जो काफ़ी सारा फाइबर युक्त हो, अच्छा प्रोटीन, ऐसी चीज़ें जिनमें सेलेनियम की मात्रा काफ़ी अच्छी हो। सेलेनियम माना गया है कि बहुत अच्छे से थायराइड के फंक्शन को मेंटेन कर पाता है। अब सेलेनियम किस किस में है यहाँ पे मैं मेंशन करूँ। दूसरी बात, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है आपको बोलेंगे शुक्रिया हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, ताकि जहाँ पे भी प्रॉब्लम है हम लोग अच्छे से फिक्स कर पाए और रेगुलरिटी मेंटेन कर पाए। तीसरी चीज़ जो बहुत आवश्यक होती है वो है नींद। अगर आपका स्लीप साइकिल अच्छा है तो आपका जो केमिकल रिलीज हो रहा है बॉडी में या फिर जो भी बॉडी के फंक्शंस है वो एकदम मेंटेन रहते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती नींद को अवॉइड कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके बहुत ही ज़्यादा नींद ले रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी को, तो ये फंक्शनैलिटी ऊपर नीचे हो जाती है और बॉडी को समझ में ही नहीं आता है कि कब कौन सा केमिकल रिलीज करें। देखिए, जब भी हम लोग थायराइड का टेस्ट करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि अरे TSH बढ़ के आया है, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी जाके कोई तो टैबलेट शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हमें ध्यान देना कि अगर आपका TSH 7 to 8 लेवल पे है तो आपको ध्यान से देखना चाहिए कि कहाँ हमारी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि अभी भी आपको चांस है कि आप लाइफस्टाइल सुधारो और आपका थायराइड अंडर कंट्रोल करो। बट जब हम लोग टैबलेट शुरू कर देते हैं तो हमें ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि आप जब टैबलेट कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली थायराइड हार्मोन नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, TSH नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है वाह अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया। बट आपको जब आप टैबलेट शुरू करते हो पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है कि मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये TSH को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो TSH जो नेचुरली फॉर्म हो रहा है बॉडी में वो सप्रेशन में चला जाता है और आप मजबूर हो जाते हैं कि ये टैबलेट आप जिंदगी भर लेते रहे। अब होम्योपैथी में थायराइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बट जो हम लोग गूगल पे देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर थायराइड, ये ऐसे जो पोस्ट होते हैं जिनमें मेडिसिन सजेस्ट किए जाते हैं वो जेनेरिक होते हैं, वो जनरल पॉपुलेशन के लिए एडवाइस किए जाते हैं। बट आप अगर होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाओ तो आपकी वो केस टेकिंग लेगा, डिटेल केस टेकिंग लेगा, आपका स्ट्रेस लेवल, इमोशनल हेल्थ, आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ सब जानने के बाद आपको जो सूट करती है दवाई वही प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि थायराइड के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन ऐसी होम्योपैथी में नहीं होती है। ये मेडिसिन हम लोग इंसान को देते हैं, ना कि वो प्रॉब्लम को। सो इसीलिए आई रियली रिक्वेस्ट आप खुद होके होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी कंज्यूम मत कीजिए। अगर आप अभी नए डायग्नोज हो चुके हो आपको थायराइड के डिसऑर्डर्स से, तो आप ज़रूर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ट्राई। सो ये थी जानकारी थायराइड की कंप्लेंट्स के बारे में, बहुत आसान शब्दों में बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।